अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वॉलंटियर पेंशन सर्विसेज वीपीएस के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया या साउथ एशिया के अंदर वीपीएस कैसे यूज़ होता है किसी भी एचआर बेनिफिट के अंदर। अब वीपीएस क्या होता है? वीपीएस होता है वॉलंटियर पेंशन सर्विस। ये प्रोविडेंट फ़ंड की तरह ही होता है, जिस तरह हमने भी रिसेंटली प्रोविडेंट फ़ंड को देखा, लेकिन ये ज़्यादातर एनजीओज़, सोशल वर्क और कम्युनिटी वॉलंटियर या हॉस्पिटल्स या सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर पेंशन सर्विस नहीं दी जाती। इसलिए ये एक सर्विस दी जाती है जिसकी बेस पे वॉलंटियर पेंशन सर्विस का एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसकी बेस पे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन मिल सकती है। अब ये होती कैसे, ये हम अभी इसको ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉलंटियर पेंशन सर्विस पाकिस्तान में कैसे होती है। पाकिस्तान में ईओबीआई, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा, उसके अलावा वीपीएस के नाम से अपना ही होता है, प्राइवेट पेंशन स्कीम्स होती है और एचआर सेक्टर गाइडेंस होती है। अब इसके अंदर ईओबीआई या वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन या वीपीएस कैसे काम करता है, प्रोविडेंट फ़ंड की तरह, इसको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट पेंशन स्कीम्स होती हैं उसके अंदर कंपनीज़ जो हैं वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या किसी बैंक के साथ वो कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट से ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से इतना परसेंट डिडक्ट होगा, इतना परसेंट हम उसमें ऐड करेंगे, जस्ट लाइक अ प्रोविडेंट फंड। बट इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो वो जो वॉलंटियर पेंशन सर्विस की डिडक्शन होती है, वो जो डिडक्शन हो रही होती है वो वीपीएस के अकाउंट में ऐड हो रही होती है, उतना ही ऐड हो रही होती है। अब इसका रोल क्या है एचआर का, वॉलंटियर पेंशन एक्सेस का? सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि आपका जो वीपीएस है इतनी अमाउंट डिडक्ट होगी आपकी सैलरी में से। उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर इनरोलमेंट होती है बैंक के साथ, क्योंकि इसमें से अलग से इंस्टीट्यूट नहीं होता। पाकिस्तान में मोस्टली बैंक यूज़ होते हैं, बैंकिंग सेक्टर इसको सारा मैनेज करते हैं। फिर इसकी कंट्रीब्यूशन की जाती है। कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी प्रोविडेंट फ़ंड की तरह ही उतनी ही इक्वली कंट्रीब्यूशन करती है। फिर इसके अलावा डिफरेंट जो फर्म्स होते हैं, लाइक बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो कॉन्टेक्ट होते हैं या जो कम्युनिकेशन होती है, वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर किसी ने निकलवाना है तो वो ईज़िली निकलवा सकता है। अब हम उसके निकलवाने की और उसकी कंट्रीब्यूशन की क्या फार्मूलाज़ है, ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है, वो हम देख लेते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट्स ये है कि सोशल सिक्योरिटी है, डेफिनेटली ये आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर रिकग्नाइज सर्विस पे जितनी सर्विस आप पे करेंगे उतना ही पे होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, जो कि क्राइटेरिया के अंदर आती है, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसके प्रो रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक में जा रही होती है तो बैंक इसको प्रॉफिट भी दे रहा होता है। ये प्रॉफिट और लॉस में जा रहा होता है, लेकिन लॉस मोस्टली कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जा रहा होता है, सेविंग अकाउंट में जा रहा होता है, करंट अकाउंट में नहीं जा रहा होता, इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जा रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जब जाता है तो डेफिनेटली अब हर महीने अगर 20,000 रुपये जमा हो रहा है, 10,000 रुपये एम्प्लॉय का या 10,000 रुपये कंपनी का, तो 20,000 के ऊपर जो प्रो रेट के ऊपर प्रॉफिट बनेगा वो बैंक आपको देगा। तो हो सकता है 20,000 के ऊपर मंथली आपको 1,000 रुपये या 500 या 100 या 200 रुपये इंक्लूड पे होता रहे। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके? चैलेंजेस लोगों को पता नहीं होता। लोग प्रोविडेंट फ़ंड को ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि प्रोविडेंट फ़ंड में प्रॉफिट नहीं होता, बैंक जो आपकी जमा हो रहा है वही आपको निकाल कर देगा। लेकिन वीपीएस में प्रॉफिट मिलता है आपका। अगर फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं वो 3 साल में 5 लाख बन गई है, लेकिन बैंक में क्योंकि 5 लाख पड़ा है, वो प्रॉफिट होते होते बहुत सा 6 लाख हो गया हो, तो ये लोगों को पता नहीं होता। फिर इसकी कंट्रीब्यूशन बाज़ औक़ात कंपनीज़ प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करती, सिर्फ एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है, कंपनी नहीं देती। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज किया जाता है। फिर पॉलिसी डेवलपमेंट काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका। बैंकिंग्स और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के साथ लाइजोन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बाज़ औक़ात बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो वो भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि हम थर्ड पार्टी के साथ वो होते हैं, हम डिपेंड होते हैं। अब इसका अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका यही है कि जो प्रोविडेंट फ़ंड है वो एक्चुअल अमाउंट जितनी आप की डिडक्शन हो रही है उतनी आपको मिल जाएगी। लेकिन वीपीएस में जितनी डिडक्शन हो रही है उसके साथ जो बैंक का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा होता है,
तो वो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो भी आपको मिल रहा होता है। तो ये जो बैंकिंग का नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर इसकी हो रही होती है, इंक्लूड हो रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है, लॉस कम ही हो रहा होता है, तो एंड में जब एम्प्लॉय निकलवाना चाहता है तो वो उसको प्रॉफिट वाला ही वीपीएस मिलता है। और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये वीपीएस वाला स्ट्रेटजी अपना रही है, लेकिन प्रोविडेंट फंड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो बट आज का जो न्यू ट्रेंड है वो वीपीएस का ही हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है।